आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड विभव सेल का विद्युत वाहक बल। हमने आपको बताया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसके ही किसी धातु के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो धातु जो है इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके विलयन में आ जाता है धनायनों के रूप में, और इलेक्ट्रॉन छड़ पे ही रुक जाते हैं, जिससे छड़ जो होती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। और चूंकि विलयन में धनायन है, धनायन और ऋणायन आकर्षण के कारण एक विद्युत द्विध्रुव लेयर बनाते हैं, यानी डाइइलेक्ट्रिक लेयर बन जाती है छड़ और विलयन के बीच, पॉजिटिव नेगेटिव की, जिससे एक द्विध्रुव उत्पन्न होता है। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जो इसमें विभव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में अगर हम जो विद्युत अपघट्य है उसका अगर हम सांद्रता या उसकी कंसंट्रेशन, हम इसी को हिंदी में सांद्रता बोलते हैं, अगर फिक्स कर दें, जैसे 1 मोलर आयतन के विलयन में, जिसका कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पर जब किसी धातु की छड़ को उसके ही किसी लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के एक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत का इलेक्ट्रोड विभव। या क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने इस चीज को याद किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक ताप, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया कि 1 मोलर विलयन की सांद्रता हो और विलयन का जो ताप है यानी वातावरण का ताप वो रूम टेम्परेचर हो, कमरे के ताप पर। अगर ये सिस्टम रखते हैं धातु की छड़ को उसके ही विलयन में डुबोते हैं तो जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति वाला है तो उसे ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति वाला है तो अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है ना बेटा? यहाँ आप देख रहे होंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है, किसी भी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, उसके ऑक्सीकरण, ये जो हिस्सा है इतना, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है उसके ऑक्सी के विभव के समान ही होता है, परंतु एक दोनों के बीच क्या होता है? विपरीत चिन्ह होता है। अपचयन विभव इक्वल टू माइनस ऑक्सीकरण विभव। ये हमारा जो है संबंध को शो करता है। मानक अपचयन विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लेते हैं। गैल्वेनिक सेल के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको जो शो करना चाहता हूँ, गैल्वेनिक सेल के दो अर्ध सेलों के मध्य विभव अंतर को जब खुले हुए सर्किट में मापते हैं तो इसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब ये बंद सर्किट में मापा जाता है तो इसे विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ईएमएफ से, यानी किसी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किस प्रकार संबंधित होता है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं भी आगे। किसी सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोड विभव हमारा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, यानी दायां माइनस बायां। यानी जो सिस्टम हमारा यहाँ जो हम लोगों ने बनाया था इस फिगर में, दाहिनी तरफ वाला जो होता है वो कैथोड होता है और बाईं तरफ वाला एनोड। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी दायां माइनस बायां, इस तरह से हम लोग मापते हैं। अभी हमने बात की थी मानक इलेक्ट्रोड विभव की, बताया था कि यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर और तापमान 298 केल्विन हो, इस प्रकार की मानक अवस्थाएं हो, तो जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और उसे ई नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर कोई गैस इसमें आती है तो उसका दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रूव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर सवाल आते हैं। नष्ट समीकरण सेल या इलेक्ट्रोड विभव का विद्युत अपघट्य के आयनों की सांद्रण से संबंध स्पष्ट करती है।
मान लेते हैं कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी Mn+ से ये है। इस अभिक्रिया में हम अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट ना लेते तो कुछ इस तरह से भी ले सकते थे। मान लिया भैया हमने अभिक्रिया ले ली Mg2+, यानी मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन में क्योंकि 2 चार्ज है पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बन क्या जाएगा बेटा यहाँ पर? मैग्नीशियम में अपचयित हो जाएगा। इस तरह से अपचयित होगी, एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया यहाँ। तो यहाँ पर अगर कोई मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉन ले करके जब अपचयित होता है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो हमारी अवस्था है ये वाली, यानी ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं ऑक्सीकृत अवस्था, और इसको बोलते हैं, ये हमारा ऑक्सीकृत अवस्था यानी ऑक्सीडाइज जिसे बोलते हैं, ऑक्सीकृत समझ रहे हैं, यानी जो पहले से ही हमारा जो है चार्ज के रूप में है, यानी इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकृत हो चुकी है ये। जबकि मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे? अपचयित। अपचयित क्यों बोला गया? क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 है। तो ये हमारा ऑक्सीकृत हो गया। जबकि ये वाला मैग्नीशियम जो है हमारा, ये जो मैग्नीशियम है इस अवस्था को बोलते हैं अपचयित। ये अवस्था हमारी अपचयित कहलाती है। अपचयित बहुत आसान है। अपचयित का मतलब ये हो गया कि जिसके पास कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था ना हो, यानी 0 है ये, इसलिए इसको बोला गया अपचयित, यानी रिड्यूस्ड स्टेट का बोला गया। तो यहाँ पर अगर आप जो ये स्टेट देख रहे हैं, ये वाली, ये अपचयित ही है ना, जबकि ये वाली जो स्टेट है ये हमारी ऑक्सीकृत है। ये कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखिए जो हमारा जो मेन फार्मूला है बेटा, वो हमारा फार्मूला ये वाला है, E = E0 - 2.303 RT/NF log m। m का मतलब अपचयित अवस्था अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था। Mn+ क्या है? ऑक्सीकृत अवस्था। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ देखिए दिया भी है, जहाँ E क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड विभव, R गैस स्थिरांक है, F फैराडे स्थिरांक है, E0 हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है, T हमारा टेम्परेचर है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो हमारी N की इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये डिफाइन करती है। और अगर हम जो एग्जाम्पल लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इसमें देखें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हमारा N की वैल्यू 2 है। टेम्परेचर फिक्स रहता है बेटा, 298 केल्विन ही रहता है, तो टेम्परेचर का कोई अगर रोल नहीं। अगर हम इसमें R की वैल्यू चूंकि फिक्स है, मोलर कंसंट्रेशन तो हमारी 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि हम लोग 1 मोलर लेते ही, तो जो भी अपचयित अवस्था होगी उसको 1 ले लेंगे। T हमारा फिक्स है 298, R की वैल्यू भी चूंकि मोल हमारा ये एक स्थिरांक है, तो गैस के लिए 8.314 जूल केल्विन/मोल, ये भी फिक्स है। F की वैल्यू भी निश्चित होती है 96,500 कूलम। अगर आपसे इस इक्वेशन में बोला जाए कि यहाँ पर F का वैल्यू कितनी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही हमारा कहलाता है 1 फैराडे, यानी 96,500 कूलम एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे। अगर यहाँ बोला जाए आपको कि इस रिएक्शन में कितने फैराडे आवेश है, तो बोलेंगे आप क्या? 2 फैराडे। क्यों 2 फैराडे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ली जा रही है, दी जा रही है, संख्या कितनी है? 2 है, यानी 2 फैराडे वैल्यू है यहाँ। यानी अगर इससे कितना करंट बहेगा, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 2 फैराडे। और 1 फैराडे की वैल्यू रख देंगे 96,500, तो 2 × 96,500 करेंगे तो टोटल आ जाएगा आवेश कि इस रिएक्शन में कितना आवेश बह रहा है। ये सारी वैल्यू जो हमारी ऑलरेडी फिक्स है, R और F, ये तो कंफर्म है, तो ये इसमें वैल्यू रख दी जाती है समीकरण में। जब समीकरण में रखेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए, रखने पर एक शॉर्ट में वैल्यू आ जाती है। शॉर्ट में वैल्यू की बात करें तो हमारा एक वैल्यू रखने के बाद एक जनरल सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा, जो आपको याद रखना है, यही वाला, ये जो हमने अभी ब्रैकेट में लिखा है, E = E0 - 0.0591 अपॉन N इंटू log 1/Mn+। क्योंकि जो अपचयित अवस्था के जितने भी ऐसे तत्व हो, चाहे वो होंगे, उन सबकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि सांद्रता हमारी फिक्स 1 मोलर है
है ना बेटा। अपचयित अवस्था की सांद्रता फिक्स है, आशीकृत अवस्था की गिवन रहती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं। फिर कॉपर आयन जो है कॉपर में अपचयित हो रहा है। इस उदाहरण में अर्धशैल अपक्रिया, कॉपर आयन कॉपर में अपचयित हो गया। n की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम फार्मूला लगाएंगे नष्ट इक्वेशन, तो E cell is equal to E naught minus 0.0591 upon n into log 1 upon Cu2 plus। क्यों? क्योंकि Cu की वैल्यू यहाँ 1 होगी, इसलिए 1 रखा गया यहाँ। अपचयित अवस्था जो हमारी है यहाँ पर कितनी है? 1 है। क्योंकि इस फार्मूले में बेटा अगर आप रखते, मान लो अगर आप रखते यहाँ इस जगह रखते तो ये Cu ही तो है, ये वैल्यू Cu की है। Cu ऐसे ब्रैकेट पे अगर हम लिख दें तो अपचयित अवस्था की वैल्यू है ये वाली जो है ये 1 Cu अपॉन Cu, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है अपचयित अवस्था वाली पहले आती है, और जबकि ऑक्सीकृत अवस्था वाली हमेशा नीचे लिखी जाती है। और n की वैल्यू हमारी यहाँ से मिल जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा दे रहा है। और ये हमारा E नॉट ये गिवन रहता है, ये आपका गिवन रहेगा। और ये हमारा E सेल है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। E सेल या E Cu प्लस से हमारा Cu करके लिखा है तो E सेल भी से हम लिख सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए, तो हम वैल्यू रखेंगे तो सारी वैल्यू जो रख दे इसमें, इस तरह से हम वैल्यू अगर गिवन होगी यहाँ रख के निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल दूसरे तरह के प्रश्न के लिए लेते हैं कि अभी ऐसे प्रश्न जिसमें अर्ध सेल ना हो, पूरा पूरा सेल हो, यानी एक ऑक्सीकरण दे रहा हो, एक अपचयन दे रहा हो। तो जैसे इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे यहाँ पर A प्लस BB MM प्लस NN के लिए फार्मूला जो होगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.33 RT अपॉन NF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में 0.059 अपॉन N। आपको यही याद ही रखना है बेटा, यही फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये हमारा सिंपल फार्मूला है, यही याद रखना है आपको। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो M जो दाहिनी तरफ होता है वो ऊपर लिखा जाता है, बाईं तरफ वाला नीचे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया, नेक्स्ट इक्वेशन में डेनियल सेल है, जिंक प्लस कॉपर आयन थे, जिंक आयन प्लस कॉपर, है ना, ये दिया गया है। 298 पर समीकरण हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगा दें भैया। फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला हमारा क्या था? E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये हमारा फार्मूला आएगा। क्योंकि Cu की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर Zn की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन जो Zn2 प्लस है वो ऊपर आ जाएगा, दाहिनी तरफ में Zn2 प्लस ही बचेगा और बाईं तरफ में Cu2 प्लस नीचे आ जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हो गई। तो ये इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे, लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग करने से पहले हम लोग दोनों अर्धशैल अभिक्रिया कर लेते हैं। अर्धशैल अभिक्रिया क्या है? एक देखिए ये वाली है आपकी जिंक से जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पर अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण, और दूसरी कैथोड पर अभिक्रिया है ना, दूसरी कैथोड पे है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल, और ओवरऑल रिएक्शन हमारी पूरी सेल की हो जाएगी Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस प्लस Cu। यही बन के आता है बेटा रिएक्शन, जो यहाँ पर रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन ये है वही यहाँ पर आ गया। अब चूंकि इस Cu की वैल्यू, ये वाली Cu की वैल्यू 1 होगी और इस जिंक की वैल्यू भी 1 होगी, तो बचे क्या ऊपर दाहिनी तरफ? Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, और n बराबर 2 है। तो हमें पहले E नॉट निकालना होता है। E नॉट निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है ना। E नॉट निकालने का फार्मूला है जो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये फार्मूला है बेटा। E नॉट इज इक्वल टू, मतलब मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव जिसे बोलते हैं, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। E नॉट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका
यानी Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu कैथोड माइनस एनोड, दाया माइनस बाया, ये वैल्यू दी रहती है क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। इसमें Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव है, जबकि Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn की वैल्यू माइनस 0.76। तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस ब्रैकेट के पहले लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ गए 1.10 वोल्ट आ गया, है ना। कितना आ गया? 1.110 वोल्ट। अब जो फार्मूला हमारा था, फार्मूला हमारा क्या था यहाँ पर? यही तो फार्मूला था बेटा, इसी फार्मूले का प्रयोग किया गया यहाँ। इस फार्मूले में वैल्यूज रख दी गई, तो ई नॉट की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, ई नॉट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। अभी हम लोगों ने ये निकाला, ये देखिए निकाला ना अभी, ये आपको हमेशा निकालना पड़ेगा पहले। और फार्मूले में 0.05 कहाँ से आया? 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस, ये फार्मूला बना। अब जानते हैं क्या होता है? अब इसमें कंडीशन क्या होती है? सांद्रता दे दी जाती है। सांद्रता का मतलब Zn2 प्लस की सांद्रता जैसे मान लीजिए यहाँ दे दी गई 0.01, ठीक है, और इसकी सांद्रता कितनी दे दी गई? इसकी दे दी गई 0.001 सांद्रता दे दी गई। मान लीजिए हमने अपनी तरफ से रख दिया, तो अगर सांद्रता दे दी जाएगी तो इस जगह पे ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 0.01 डिवाइडेड बाई 0.0, क्योंकि सांद्रता हमेशा ब्रैकेट में दी जाएगी ऐसे ही 001। तो जो पॉइंट ये हटाएंगे बेटा, ये पॉइंट हटा देंगे, उससे कितना बच जाएगा? यहाँ 10 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू 1 होती है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसमें, तो log 10 की वैल्यू अगर देखा जाए, नेचुरल लॉग है ही ऑलरेडी, क्योंकि बेस 10 में होता है, log 10 की वैल्यू होती है हमारी 1। 1 जब हो जाएगा तो ये पूरा हिस्सा हमारा खत्म। फिर बचा क्या हमारा? ये दोनों बचे। कौन से? ये वाले बच जाएंगे, क्योंकि वो दोनों log 10 बिल्कुल 1 का मतलब यही बचा। सिर्फ इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आया वही हमारा आ गया ई सेल, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा भैया सवाल। देखिए एग्जांपल, ये मुक्त ऊर्जा संबंध है, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि ई नॉट तो आप निकाल ही चुके हैं, ये फार्मूला ई नॉट का ही है। और इसका फार्मूला अगर लिखेंगे तो सीधे सीधे ये फार्मूला आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। यहाँ पर ये वाला जो ई है वो यही है, ई सेल। बाकी यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ हमारा फैराडे है, वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे फार्मूले में भी, दूसरे फार्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों NFE को लिख सकते हैं W? क्योंकि जो गिब्स फ्री ऊर्जा है बेटा, ये वास्तव में किए गए कार्य के बराबर होती है ना। ये जो है किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो माइनस W के बराबर भी हम लिख सकते हैं। और पी W इक्वल टू होता है P डेल्टा बी। P डेल्टा बी की जगह पे अगर आप P डेल्टा बी का जो हम लोग गैस इक्वेशन पढ़ते थे, हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। P डेल्टा बी, तो P डेल्टा बी जगह वैल्यू रखेंगे तो NRT आता था, है ना। उसकी जगह पर हमारा क्या रखा जा रहा है? 2.303 RT, ये रखा जाता है। तो गिब्स फ्री ऊर्जा हमारा किए गए कार्य के बराबर ही होती है ना। तो इस फार्मूले का भी 2 ही फार्मूले ही हैं बेटा केवल। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक अर्ध सेल दिया है, 0.01 मोलर सांद्रता दे दी गई है, 298 ताप से कोई मतलब ही नहीं है। अभिक्रिया हमने लिख दिया, कॉपर ऊपर आएगा, नीचे Cu आएगा, है ना। वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट दिया गया बुक में। बुक में क्या मिसप्रिंट है? इस जगह पर Cu आएगा, Cu जिंक दे दिया, गलत दे दिया, यहाँ Cu आएगा बेटा। और Cu की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि कोई भी जो चार्ज नहीं होता उसकी वैल्यू 1 होती है। जब यहाँ 1 रखोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। और ई नॉट की वैल्यू गिवन है, ये देखिए 0.34 वोल्ट, यहाँ रख दिया गया अर्ध सेल में।
n की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, ये n की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। सिंपल था क्वेश्चन। और आ जाइए नीचे, ये एक दूसरा एग्जाम्पल, जबकि बड़ी सेल है। इस एग्जाम्पल में बहुत कठिन नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए तो Zn/Zn2 प्लस ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि यहाँ 0 से 2 प्लस हो रहा है तो एनोड है, और यहाँ Cu2 प्लस से Cu हो रहा है यानी कैथोड है। अभी एग्जाम्पल हमने ऐसा ही एक ऊपर बताया था, ई नॉट गिवन है आपका, तो भैया इसमें कुछ करना नहीं, सब कुछ गिवन है, हमने लिख दिया, क्या क्या दिया है, सीधे फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या लगाया हमने, ई नॉट इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, दाहिनी तरफ क्या आ जाएगा बेटा, दाहिनी तरफ आ जाएगा Cu, सॉरी जो कि दाहिनी तरफ जिंक आएगा, अगर आप अर्ध सेल बनाओगे तो जिंक आएगा, एनोड वाला ऊपर आता है और कैथोड वाला नीचे। चाहे डायरेक्ट लिखने के लिए याद रखिएगा, ये एनोड हमेशा ऊपर आएगा और कैथोड हमेशा नीचे। तो एनोड का जिंक आयन ऊपर आ गया, कॉपर नीचे। कंसंट्रेशन दी गई जिंक की 0.1, यहाँ रख दिया 0.1, है ना बेटा। देखिए बहुत सिंपल है, सब कुछ गिवन रहता है बेटा। Zn का देखिए वैल्यू ये है, कॉपर की वैल्यू ये देखिए यहाँ से लाके रख दी गई, दोनों वैल्यू यहाँ पर लाके रख दी गई है, बाकी फार्मूला तो वैसे ही रहेगा। और ई नॉट सेल हमारा गिवन है, ये रख दिया गया ई नॉट सेल, मतलब सारी वैल्यूज गिवन है, रख देने पर इसको लाग, जब इसको सॉल्व करोगे तो लाग 10 आएगा, लाग 10 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एक दिया इन्होंने, है ना। जो लाग 10 1 हो जाएगा तो इसको माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। कितना सरल, ऐसे ही सरल सा एक क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, पेपर में आता है। अगला जो क्वेश्चन है डेल्टा जी पर है, ये भी बहुत आसान है। जिंक कॉपर दिया गया है, ई नॉट की वैल्यू दे दी गई, फैराडे नहीं भी दिया होगा तो भी आप याद रखिए 96,500। एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्यों 2 है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था जिंक से कितनी हो रही, Zn2 प्लस, कॉपर 2 प्लस से कितनी हो रही, 2, दोनों बैलेंस है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ही परित्याग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। ई की वैल्यू दी गई, फार्मूले में रख दिया वैल्यू, डायरेक्ट आंसर, सिंपल था, खत्म। नेक्स्ट इक्वेशन बस इतना ही है, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब आ जाइए इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में कभी कभी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। अनुप्रयोग क्या है बेटा, आपको बताएं, जो अभी हम लोग वैल्यू रख रहे थे कॉपर आयन और जिंक आयन का, ये जो वैल्यूज थी हमारी यहाँ पर, ये वैल्यू जो रख रहे थे फार्मूले में Mn प्लस या Cu2 प्लस या Zn2 प्लस की जो वैल्यू रख रहे थे क्वेश्चन में, ये वैल्यूज मानक अपचयन विभव होता है, उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारे कई चीजों की बातों को पता लगता है, इसकी विशेषताएं कभी कभी पूछी जाती हैं, हमेशा नहीं, कहीं पूछी जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में देखिए 5 पॉइंट है सामने। इसमें धातुओं की धनायन बनाने की प्रवृत्ति का पता लगता है, यह रेडॉक्स क्रियाओं की, यानी ये भी पता लग जाता है कि ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है कि नहीं है, ये भी पता लगेगा। ये रासायनिक बंधुता प्रदर्शित करती है, इससे ये भी जानने में सहायता मिलती है कि मैग्नीशियम और या फिर हाइड्रोजन से ऊपर है कुछ धातुएं कि नहीं है। और ये गैल्वेनिक सेल को भी बताता है, ई सेल हमेशा धनात्मक होना चाहिए। बैटरी का जो पॉइंट होता है, जो ध्रुव होता है, यानी जो विद्युत वाहक बल होता है, विभवांतर, वो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, कभी भी निगेटिव नहीं होता। नहीं, ई सेल की वैल्यू कभी निगेटिव आनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा भैया विद्युत रासायनिक सेल। इसमें बेटा हम अगर देखेंगे ध्यान से तो जो हाइड्रोजन के जो ऊपर के हैं, ये ऊपर वाले, ये सब ऑक्सीकरण शो करते हैं, सारी वैल्यूज देखिए माइनस में। माइनस का मतलब यह एनोड का काम करेगी, और इसके नीचे जो है ये सब कैथोड का काम करेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो एनोड का। अगर मैं से मान लीजिए हम आपको कह दें कि आपको 2 वैल्यूज दे दी गई, ये एनोड होंगे और ये वाले कैथोड। कैथोड पर अपचयन होता है, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है।
विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारा बताता है क्या है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लिखबा सरकाना मगल मंजन करफी सीडी को नहीं संपर, या कुछ ऐसे ही छोटे मोटे ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे ही दिमाग में कुछ बना के याद कर सकते हैं। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, हमने क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर 2 सेल हैं, एक का जो मानक अपचयन विभव है वो है आपका -0.34 है, ठीक है, और एक और दिया गया है बी, उसका जो मानक अपचयन विभव है वो है -1.16 वोल्ट। तो ए और बी में कौन ऑक्सीकरण का काम करेगा, कौन अपचयन का काम करेगा, ये अगर हमें पता लगाना है तो सबसे सरल तरीका ये होता है बेटा कि हम ये देखते हैं कि जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जैसे इसकी, ये हो जाएगा हमारा एनोड, यानी ये ऑक्सीकरण करेगा, क्योंकि माइनस में 1.16 बहुत छोटी वैल्यू है और माइनस में 0.34 बड़ी वैल्यू है। ये हो जाएगा कैथोड और नीचे वाला हो जाएगा एनोड। तो ये पहचान मिलती है बेटा हमको विद्युत रासायनिक श्रेणी के पढ़ने से, कि मानक अपचयन विभव अगर दिया है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। और सही तरीका ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले एनोड और नीचे वाले कैथोड का काम करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये देखिए दिया गया, ये कई क्वेश्चन निकालने दिए गए, ई सेल निकालिए, वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम इसी टेबल से, कैथोड माइनस एनोड वैल्यू रखते गए, ई से ई नॉट सेल निकालते गए। जिंक और सिल्वर है तो सिल्वर का यहाँ से देख लिया भैया, सिल्वर का देखेंगे 0.80 वोल्ट, देखिए ये सिल्वर दिया गया 0.80 और जिंक दिया गया है -0.763, तो -0.76 2 अंक तक लिया, दशमलव यहाँ रख दिया, कैथोड माइनस एनोड। अब इसमें सोचेंगे कैथोड कौन होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी, जैसे 0.80 पॉजिटिव है, यहाँ रख दिया गया, 0.76 छोटी वैल्यू दी है, एनोड हो गया, और निगेटिव भी है, साइन सहित रखेंगे बेटा, तो ई नॉट सेल निकल जाएगा। ये ई नॉट सेल जानते हैं क्या है? ई नॉट सेल यही वाला है, ये जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, ये ई नॉट सेल, ये वाला, यही ई नॉट सेल वही हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो ई नॉट सेल ऐसे ही निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। ये वैल्यू आपको जो पेपर में आएगा तो दिया रहेगा, यहाँ तो टेबल दे दिया गया, तो टेबल से देख देख के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया भैया, बहुत सिंपल सा था चैप्टर में, बहुत ज्यादा है नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन है, ब्लस्ट इक्वेशन, अधिकतम वैद्युत कार्य देखिए दिया गया है। याद रखने की बात है, हम देखेंगे तो अधिकतम किया गया कार्य जो है वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है, जो कि NFE से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, अगर सेल द्वारा कार्य हो रहा है तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा। इसी को बोलते हैं डेल्टा जी अगर ऋणात्मक है तो स्वतः क्रिया है, अन्यथा नहीं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के जरिए हमें यह पता लगता है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीकरण और अपचयन प्रदर्शित करने वाला तत्व भी हम उससे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये है बेटा, आप देखो अब इसी तरह दिखाया गया विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रॉनों को मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा गया है। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं, ये हमेशा का नियम ही है ये, क्योंकि एनोड निगेटिव होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाएगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन। गैल्वेनिक सेल को याद करना चाहें तो कैसे याद रखेंगे, बाईं तरफ हमारा ऑक्सीकरण होता है, दाहिनी तरफ अपचयन। जैसे जिंक और कॉपर का है तो जिंक Zn2+ इधर लिखा जाएगा, Cu2+ ऑब्लिक Cu इधर लिखा जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा लिख के भी दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर देखा जाए तो Zn ऑब्लिक Zn2+, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा गया हमारा कॉपर 2+ ऑब्लिक Cu, ये हमारा हो गया कैथोड। इनके बीच में जो डबल लाइन होती है ऐसे, ये होता है हमारा साल्ट ब्रिज, इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। और इस पूरे को हम कहते हैं ये गैलियन सेल या गैल्वेनिक सेल या रेडॉक्स सेल।
जिसमें बाईं तरफ जो है ये निगेटिवली चार्ज होता है और ये वाला होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो निगेटिव चार्ज वाला क्या कहलाता है हमारा बेटा? निगेटिव चार्ज वाला कहलाता है एनोड। ये हो जाएगा एनोड और दूसरा हो जाएगा कैथोड। ये वाला होता है कैथोड। ये सिंपल सा है, वही जो किताब में वही हमने इसमें बताया। इस तरह से ये चैप्टर हमारा अगर देखा जाए तो इसमें गैलेनिक सेल पर आधारित था और जो कि पूरा समाप्त हो चुका है। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। ये आप सभी लोग इसका प्रयास करिए और कुछ आंकिक प्रश्न भी दिए गए हैं, हालांकि सॉल्यूशन भी दिया गया है, इसको करिए।